हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी एजू इनसाइट। प्यारे विद्यार्थियों, कल जैसे कि हमने वादा किया था कि कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उस वादे को पूरे करते हुए आज हम पहली बार कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेकर आए हैं। और पॉलिटिकल साइंस के जो दो पार्ट हैं उनमें से एक पार्ट जिसका नाम होगा समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति वाला जो पार्ट है उसको लेकर के हम प्रारंभ करते हैं। तो पहली बात सबसे यह आ जाती है कि समकालीन क्या है। समकालीन विश्व की अगर बात करें तो समकालीन विश्व कौन सा है। समकालीन विश्व वो विश्व है जहां जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म होता है, उसके बाद में शीत युद्ध का दौर चलता है और उसके बाद जो तकनीकी युग आता है और आज तक का जो विश्व जो है उसको हम समकालीन विश्व कहते हैं। यानी कि 1945 से लेकर के बाद का जो विश्व है जिसमें हमने शीत युद्ध को देखा है, शीत युद्ध का दौर देखा है, या फिर अपने अगर कहते हैं तो अपने जो क्या नाम उसका तकनीकी जो युग है उसका आया है, या जो वैश्वीकरण जो हुआ है उसको हमने देखा है। ये सारा का सारा समकालीन विश्व में आ जाता है। और इस समकालीन विश्व की राजनीति को पढ़ते हैं, यानी कि 1945 के बाद की राजनीति है उसको पढ़ते हैं। तो ये समकालीन विश्व राजनीति है, उसके अंदर जो अपना एक पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत है। दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि पूरा विश्व है वो दो ध्रुवों में बंटा हुआ है, उन दो ध्रुवों का अंत करके और उसका समापन करना है। तो पहली बात तो ये कि दो ध्रुव हैं कौन से, ये कहां से आए, तो ये कौन कौन से हैं। अगर इनकी चर्चा करें तो हम देखेंगे कि जो समकालीन विश्व राजनीति थी उसमें बदलावों की शुरुआत होती है सेकंड वर्ल्ड वॉर से। जो विश्व युद्ध था वहां से इसकी राजनीति जो है समकालीन विश्व की राजनीति है उसमें परिवर्तन आता है। जो समकालीन विश्व राजनीति में विश्व युद्ध का से प्रारंभ जो चेंजेज आते हैं उनमें अगर देखें तो विश्व युद्ध की अगर बात करें तो पहला विश्व युद्ध की बात कर लेते हैं। पहला विश्व युद्ध है यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर के 1918 तक, यानी कि 1914 से लेकर के 1918 तक पहला विश्व युद्ध होता है। और पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उस पहले विश्व युद्ध के अंदर दो ग्रुप थे, एक मित्र राष्ट्रों का, एक केंद्रीय शक्तियों का। जो मित्र राष्ट्र थे उनमें कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्रों में फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस, इटली, जापान और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो पहले विश्व युद्ध में एक शक्ति जो थी वो मित्र राष्ट्रों की थी। वो मित्र राष्ट्रों में फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया, रूस आ गया, इटली आ गया, जापान आ गया, यूएसए हो गया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तो मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में थे। और दूसरा जो गुट उनका था, दूसरी जो पावर थी वो केंद्रीय जो पावर था यानी कि सेंट्रल पावर था, वो सेंट्रल पावर के पास में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया का था। यानी कि मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर होता है और वो 1914 से 1918 के बीच में चलता है। जैसे तैसे करके इनके प्रकार मित्र राष्ट्र जो हैं यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और यूएसए, इनकी होती है जीत। इनकी होती है जीत यानी कि मित्र राष्ट्र है वो पहले विश्व युद्ध में जीत जाते हैं। जब जीत जाते हैं तो इनका एक पावर बन जाता है, इनका एक पावर बन जाता है। लेकिन इस पावर में भी अगर देखें तो यहाँ पर फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, यूएसए है, ये सारे के सारे है ना पावरफुल राष्ट्र हैं। तो निश्चित तौर पर अगर दो या अधिक पावरफुल राष्ट्र होंगे तो उनमें टकराव की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ जाता है। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें भी कोई भी वॉर होता है तो दो पावर होते हैं उसमें निश्चित तौर पर। तो दो पावर यहाँ पर कौन से? एक तो मित्र राष्ट्र जो कि पहले से विजयी है, जो विजयी है, तो एक ग्रुप तो वो है। एक ऐसा होगा जो पावर का विरोध करेगा, अर्थात जो पहले पावरफुल है, जीत चुके हैं, वो पावर में है, तो उनका विरोध करने के लिए एक और राष्ट्र, एक और पावर आता है, वो होता है ध्रुवीय राष्ट्र, वो होता है ध्रुवीय राष्ट्र। और इसमें देखो इटली, जर्मनी और जापान जो कि पहले मित्र राष्ट्रों के साथ में इटली, जापान ये बड़े थे पहले से ही, और जर्मनी जो था वो सेंट्रल पावर में था। लेकिन अब की बार ये तीनों एक होकर के और मित्र राष्ट्रों को मात देने का प्रयास करते हैं। लेकिन होता क्या है, यहां पर भी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ये होते हैं, इनकी हो जाती है जीत। यानी कि यहां पर भी मित्र राष्ट्रों की विजय
होती है। तो जैसे ही मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, इनका भी दबदबा कम हो जाता है। और यहां पर अब अगर देखें तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है और यूएसए, ये जो राष्ट्र हैं सारे के सारे शक्तिशाली राष्ट्र हैं। और एक से अधिक शक्तियां हैं, वो एक जगह नहीं टिक पाती, इस उनमें तकरार होना मतलब निश्चित हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर सोवियत संघ और यूएसए हैं, ये दोनों पावरफुल शक्तियां थी। ये दोनों पावरफुल शक्तियां अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहती हैं। ऐसे में दोनों ही पावरफुल शक्तियां दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और यहाँ पर दो ध्रुवीय जो विश्व होता है उसका युग प्रारंभ हो जाता है। एक ध्रुव में संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, दूसरे में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की बात कर लेते हैं। तो सोवियत संघ है वो हो जाता है, दो ध्रुव बन जाते हैं और इन दोनों के बीच में यानी कि जो दो ध्रुव बने हैं उसके बीच में होता है एक वॉर, और उस वॉर को नाम दे दिया गया कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। और शीत युद्ध है वो 1945 से प्रारंभ होता है, 1945 से प्रारंभ होता है, 1991 तक चलता है, 1991 तक चलता है। और 1991 के बाद में जैसे ही शीत युद्ध प्रारंभ होता है और दो ध्रुव थे उनका हो जाता है समापन और एक ध्रुव बन जाता है और वो बन जाता है पावरफुल शक्ति यूएसए। तो यहाँ पर दो ध्रुवीय जो राष्ट्र हैं यानी कि विश्व जो है उनका युग प्रारंभ होता है 1945 से लेकर के 1991 तक ये चलता है। अब पहली बात तो ये कि शीत युद्ध क्या है, दोनों के बीच में शीत युद्ध होता है। तो शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आपसी सैनिक लड़ाइयां नहीं होती हैं। यहाँ पर शीत युद्ध ये होता है कि कोई जो शीत युद्ध था उसका कोई वास्तविक युद्ध से लेना देना ही नहीं है, आसपास तक लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों शक्तियों के बीच में एक भय की स्थिति उत्पन्न होती है कि युद्ध कभी भी किसी भी पक्ष से प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावनाएं जब होती हैं तो इसमें संघर्ष और तनाव की स्थिति रहती है, संघर्ष और तनाव पैदा हो जाता है और युद्ध का जो भय है वो हमेशा बना रहता है। और वही जो काल है वो 1945 से 1991 के बीच में रहा और उसी काल को हमने शीत युद्ध का नाम दिया। इधर से जो सोवियत संघ है और दूसरी तरफ जो संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों में एक भय की स्थिति बनी रही कि पता नहीं किस समय कौन सा युद्ध, कौन सा जो राष्ट्र है, यूएसए सोचता है कि जो सोवियत संघ है वो आक्रमण कर देगा या सोवियत संघ सोचता है कि यूएसए वो आक्रमण कर देगा। ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध का नाम देंगे। बाकी इसमें कहीं पर भी कोई युद्ध वास्तविक धरातल पर नहीं हुआ, एक मानसिक तनाव जरूर राष्ट्रों के बीच में रहा कि पता नहीं किस स्थिति में और कौन से समय युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे ही शीत युद्ध समाप्त होता है, शीत युद्ध के समाप्त होते ही और दो ध्रुवीय जो राष्ट्र हैं, दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, यानी कि अब यूएसए है वो पावरफुल हो जाता है और पूरा विश्व है उसमें एक मुख्य पावर बन करके रह जाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यदि हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पावरफुल होता है या फिर अगर जो सोवियत संघ इसके अंदर बना उस सोवियत संघ की स्थिति को हम देखें तो सबसे पहले दो ध्रुवीय सोवियत संघ और यूएसए, इन पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो स्क्रीन पर जो आपके सामने दिख रहा है उन सब का एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो इस पूरे चैप्टर का जो बेस यहां से स्टार्ट होता है और उसके बाद में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दो ध्रुवीयता का अंत हो। मतलब प्यारे बच्चों, पीछे की जो स्लाइड थी उसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध के बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद में हमने जाना कि विश्व है वो दो ध्रुव में बंट गया। जब दो ध्रुव में बंट गए तो वो दोनों ध्रुव कौन कौन से थे? जैसे मैंने पहले बताया, एक तो यूएसए था जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो एक तो यूएसए, दूसरा सोवियत संघ जिसको हम यूएसएसआर कहेंगे, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए दो ध्रुव बन गए थे। अब अगर बात करें हम अमेरिका की बात करते हैं, पहले सोवियत संघ की बात कर लेते हैं। सोवियत संघ जो था उसका प्रधान था रूस। इन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के जो गणराज्य थे उनको एक जगह करके एक संघ बना लिया यूएसएसआर, और ये था रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लातविया,
और लिथुआनिया, एस्टोनिया और किर्गिस्तान, ये 15 गणराज्य थे जिनको मिला करके और एक सोवियत संघ बना। जब ये सारे के सारे एक साथ होकर के एक सोवियत संघ बना लिया उन्होंने। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जर्मनी के अंदर जो बर्लिन शहर है, जर्मनी के अंदर जो बर्लिन शहर है, उसमें एक दीवार का निर्माण कर दिया गया, यानी कि दीवार बनाई गई। उस दीवार का मतलब क्या था कि पूंजीवादी और साम्यवादी जो देश हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन करना, यानी कि इस दीवार का मतलब पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक रही। ये जो बर्लिन की दीवार है, ये होती है शीत युद्ध का प्रतीक, यानी कि यहां से प्रारंभ हो जाता है शीत युद्ध। इसका निर्माण 1961 में कर दिया जाता है जर्मनी के लोगों द्वारा। जर्मनी के लोगों द्वारा 1961 में बर्लिन में एक दीवार बना दी जाती है, और यही दीवार है वो शीत युद्ध का प्रतीक के रूप में आगे होती है। शीत युद्ध जो मैंने बताया कि यूएसए और सोवियत संघ के बीच में एक मानसिक युद्ध चलता रहा, यानी कि एक काल्पनिक युद्ध चलता रहा कि इस युद्ध की स्थिति रही, तनावपूर्ण स्थिति रही। ऐसी स्थिति जो थी वो यहां से प्रारंभ होती है। अब बात करते हैं कि ये जब बर्लिन की जो दीवार थी, ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया है उसके बीच में विभाजन का काम किया इसने, इसके बीच में विभाजन। अब बात यहां आ जाती है कि पूंजीवादी क्या है और साम्यवादी क्या है। देखो, पूंजीवादी जो है वो पूंजी को निजी हाथों में रखने के पर विश्वास करती है, और साम्यवादी दुनिया जो है, साम्यवादी का मतलब होता है कि पूंजी है वो एक व्यक्ति विशेष या निजी हाथों में न रह करके और राष्ट्र या समाज के हाथ में रहनी चाहिए। ये दोनों प्रकार की विचारधाराएं थी। तो पूंजीवादी दुनिया का नेतृत्व करेगा यूएसए और साम्यवादी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है सोवियत संघ। अब यहां पर अगर बात करें तो ये 9 नवंबर 1989 को यहाँ के लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया, यानी कि इस दीवार को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो इस दीवार के टूटने का मतलब क्या है कि जो इस गिरने के बाद ही और दूसरी दुनिया का पतन हो जाता है। ये दूसरी दुनिया है, सोवियत संघ और उसके साथी है ये दूसरी दुनिया। इस दुनिया का हो जाता है पतन, यानी कि सोवियत संघ है वो उसका हो जाता है विघटन, और शीत युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। जब शक्ति ही नहीं रही, पावर ही नहीं रहा बराबर का, तो निश्चित तौर पर युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, और ऐसे में शीत युद्ध हो जाता है समाप्त, और जो दो ध्रुव हैं उनका हो जाता है अंत। अब बात कर लेते हैं दो ध्रुवीय विश्व की जो चर्चा चल रही है उसी पर, कि विश्व स्तर पर जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में एक तो अमेरिका, एक दूसरा सोवियत संघ, ये दो राष्ट्र जो दो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए, और विश्व के अलग अलग हिस्सों पर उन्होंने क्या कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अमेरिका ने कुछ अलग क्षेत्र में, और सोवियत संघ है उसने कुछ अलग क्षेत्रों में, चाहे वो पूंजी के बेस पर हो चाहे साम्राज्यवाद के बेस पर हो, किसी भी प्रकार से, यानी कि एक शक्ति पूंजीवाद की थी, दूसरी साम्यवाद की, ठीक है। और यहीं से दो ध्रुव है वो शुरुआत हो जाता है। एक का नेतृत्व अमेरिका करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, दूसरा सोवियत संघ करेगा। और ये जो बंटवारा जो हुआ वो यूरोपीय महाद्वीप से शुरू हुआ। यूरोपीय महाद्वीप जो है वहां से शुरू होता है, और बर्लिन की दीवार जो जर्मनी में बनी यहां से प्रारंभ होता है यूरोप से, और उसके बाद में पूरा विश्व है वो दो खेमों में बढ़ जाता है, और पश्चिमी जो पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा, दो खेमों में ये पूरा विश्व है वो बढ़ जाता है। एक तो हो जाता है पूर्वी खेमा, दूसरा हो जाता है पश्चिमी खेमा, दो भागों में बढ़ जाता है। अब पूर्वी जो खेमा जो था, पूर्वी वाला क्षेत्र था, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सा था, सोवियत संघ, और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आ जाता है यूएसए, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस प्रकार से दो ध्रुव अपने यहाँ पर बन जाते हैं। अब जो दो ध्रुव था उनका अंत कैसे होता है, इसके बारे में अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व है उसका अंत कैसे होता है, और किस प्रकार से सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ ने अपने कौन सी प्रणाली चालू की, सोवियत संघ में कौन कौन लोग जो थे जिनके कारण सोवियत संघ का जो विघटन हुआ या उनको फायदा हुआ, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।